हेलो स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। मैं जीएस गुरु जेपी सर। ठीक है, फिर से एक बार जो है कि गांधी युग के बारे में जो पढ़ा रहे थे उसी को हम आगे करते हैं। गांधी जी के बारे में बता दिए थे कि वो दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या वो कर चुके थे। फिर दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा वो क्या हुए थे, मतलब वहीं से उनका नाम बहुत पूरे विश्व में जानना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद वो भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। भारत लौटते हैं के साथ ही देखिएगा क्या बताया था। भारत लौटते के साथ ही वो बहुत सारा क्या किए, एक लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं 1916 में। लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। वहां पर देखिएगा कि कृषि से संबंधित है ना, किसानों की समस्या से संबंधित हमारे बिहार के राजकुमार शुक्ल उनसे मिलते हैं, है ना। और कृषि किसानों की समस्या के बारे में है ना उनसे बात करते हैं कि देखिए मेरे चंपारण में, है ना, पश्चिमी चंपारण में किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। वो क्या था, वो आपको देखिएगा कि तिनकठिया प्रथा, है ना। तिनकठिया प्रथा के बारे में बताए थे कि नील की खेती करता था। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित था, नील की खेती से। वो नील की खेती जो होती थी आपका मतलब 1 बीघा में, है ना, 1 बीघा का मतलब समझते होंगे 20 कट्ठा। यानी कि 20 कट्ठा में क्या, 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। पता है, नील की उसी के लिए क्या होता था, वो इसका जो है कि विरोध करने के लिए क्या किसान ने इसका विरोध किया, जिसके लिए किसानों को बहुत सारे चीजों को सहन करना पड़ा। और देखिएगा खास करके जब 19वीं सदी के लास्ट में जर्मनी में, है ना, रासायनिक रंगों की जब खोज हो जाती है तो इनके इनके जो नील की खेती, जो नील उपजाते थे, उनकी क्या हुई, डिमांड कम हो गई। लेकिन जो अंग्रेज किसान, जो अंग्रेज थे, बगान मालिक जो थे, अंग्रेज अंग्रेज जो बगान मालिक थे, जो उनसे अनुबंध होता था किसानों को, है ना, जो अनुबंध हुआ था, वो अनुबंध क्या हुआ, उस अनुबंध पर अंग्रेज कायम नहीं रहा। और दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात यह हुआ कि जो वो पैसा जो देना चाहते थे उतना तो मिला नहीं उसको। और मनमानी ढंग से अंग्रेज बगान मालिक क्या थे, मनमानी ढंग से वो क्या कर रहे थे, उनको उनसे रंग जो है कि नील जो उपजाते थे उससे नील खरीद रहे थे, मनमानी ढंग से, मनमानी रुपये पर। ठीक है, जिससे किसान, उसके बावजूद भी क्या होता था कि अपने मनचाही दामों पर तो खरीद ही रहे थे, लेकिन लगान की दर भी क्या किया, बढ़ा दिया। लगान की दर बढ़ा दिया किसानों से, उसके बाद कर को बढ़ा दिया गया। अब बताइए, वो जो है कि एक तो मनचाही दामों पर अंग्रेज ले रहा है, किसानों को उतना पैसा नहीं मिल रहा। दूसरी बात कि वो लगान को बढ़ा देता है, कर को बढ़ाते तो पैसा किसान कहाँ से देगा। इसका विरोध किसानों ने यहाँ से जो है कि यहाँ के किसानों ने विरोध करना शुरू किया। और इससे इसी से संबंधित बातों को, है ना, यहाँ पर वहां पर देखिएगा कहाँ, तो आपका लखनऊ में इससे संबंधित बातों को रखते हैं गांधी जी के सामने। और गांधी जी को कहते हैं कि आप आइए, है ना, मेरे राज्य में आप आइए और चंपारण की धरती पर अपना पैर रखिए और वहां के किसानों का हालचाल देखिए कि क्या किसानों का हाल बन चुका है ना। फिर यहाँ पर जब गांधी जी आते हैं चंपारण में, तो यहाँ के अंग्रेज क्या करते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ से रिटर्न हो जाइए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं आपके बातों को नहीं मानूंगा, और यहाँ के किसान की समस्या के बारे में हम जानकर ही जाएंगे, और जिस लिए हम आए हैं वो काम पूरा करके जाएंगे। लास्ट में यहाँ के जो अंग्रेज थे, है ना, ब्रिटिश सरकार ने उसको यहाँ के अधिकारियों को झुकना पड़ा, और महात्मा गांधी को कहना पड़ा कि ठीक है, आप जहां घूमना चाहते हैं, जिस गांव में जाना चाहते हैं उस गांव में जाइए, है ना। और इसके लिए क्या था, एक कमेटी का गठन किया गया था, एग्रेरियन कमेटी, बताया था ना, एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। और उस एग्रेरियन कमेटी के बाद एक निर्णय लिया गया क्या, कि यहाँ के जो अवैध वसूली किया गया है किसानों से, उसका कम से कम 25%, है ना, कम से कम 25% उसको दिया जाए। और इस पर राजी हो गया, और किसानों को यहाँ पर 25% मुआवजा क्या हुआ, अवैध वसूली का 25% किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। एग्रीरियन कमेटी जो गठन हुआ था 1918 में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो जो ये महात्मा गांधी की जो पहली सफलता दक्षिण अफ्रीका में मिला था, है ना, तो ये दूसरी सफलता थी, खास करके भारत में ये पहली सफलता थी, है ना।
चंपारण आंदोलन का जो सफलता मिला, ये भारत में पहली सफलता थी। आपको पता था कि जो चंपारण आंदोलन है, जो चंपारण आंदोलन है उसको किस नाम से जानते हैं? तो चंपारण आंदोलन एक तरह से क्या था? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था? पहला सविनय अवज्ञा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, जो चंपारण आंदोलन जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ठीक है, यहीं पर देखिएगा कि अहमदाबाद एक और होता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, इसी में महात्मा गांधी पहली भूख हड़ताल भी किए थे। तो हम लोग पढ़ेंगे, खेड़ा आंदोलन भी आज पढ़ने वाले हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते तीनों के बारे में। अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन ये क्या था? इसमें पहली भूख हड़ताल किया गया था, किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। पहली भूख हड़ताल यानी कि आमरण अनशन, पहली भूख हड़ताल था। ठीक है, यहीं पर देखिएगा एक और कौन था? खेड़ा आंदोलन जो था, ये पहला असहयोग आंदोलन। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा आंदोलन पहला असहयोग आंदोलन। पहला असहयोग आंदोलन। यहां से पूछ दिया जाएगा अगर प्रश्न कि पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था, तो खेड़ा आंदोलन। और पहला सविनय आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन। तो यहीं से हम लोग चंपारण आंदोलन पढ़ चुके थे। अब जो पढ़ने वाले हैं कौन सा आंदोलन? तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। अगर समय बचेगा तो हम आज रॉलेट एक्ट के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेड़ा आंदोलन नया टॉपिक है, क्या है? खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं, ये कैसा आंदोलन था। तो खेड़ा आंदोलन जो था, ध्यान से देखिएगा कि जो खेड़ा आंदोलन, एक ये जो खेड़ा जो नाम है, ये गुजरात का एक क्या है? जिला है। ठीक है, तो पहले यही प्रश्न पूछ देगा कि खेड़ा किस राज्य में है? तो खेड़ा जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गुजरात में खेड़ा क्या है? खेड़ा एक खेड़ा जिला है। ये खेड़ा आंदोलन था क्या? ये खेड़ा आंदोलन क्या था? तो देखिएगा खेड़ा आंदोलन क्या था कि यहाँ पर 1917-18 में एक बहुत बड़ा क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। कब? 1917-18 में, है ना, अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तो यहाँ पर के जो किसान थे, है ना, यहाँ के किसानों का क्या हुआ? फसल हो गया खराब। और जब फसल खराब हो गया तो तो यहाँ के किसान कहें कि आप जो हमसे लेते हैं मालगुजारी, उसको क्या कीजिए? माफ कीजिए। यहाँ के किसान क्या क्या कहा कि मालगुजारी क्या कीजिए? मालगुजारी को माफ कीजिए। कौन बोला? किसान, है ना, यहाँ के किसान, यहाँ के किसान बोलो, है ना, मालगुजारी माफ कीजिए। लेकिन इसने क्या क्या, अंग्रेज ने क्या क्या कि मालगुजारी माफ करने से क्या क्या ब्रिटिश सरकार क्या क्या मना कर दिया। बोला कि हम जो है कि इसे हम नहीं मानेंगे। और इसके बावजूद भी किसानों से मालगुजारी क्या हुआ? किसानों से मालगुजारी क्या हुआ? वसूल करने की प्रक्रिया जो था वो जारी रखा। समझ आ रहा बात को? यानी कि एक तरीका से ये जो खेड़ा आंदोलन था, किसान आंदोलन ही था। पहला जो किसान आंदोलन था कौन सा? चंपारण आंदोलन। और दूसरा जो किसान आंदोलन था कौन था? कौन सा? खेड़ा आंदोलन। समझ आ रहा बात को? समझ में आ रहा है ना?
और ये भी जो शुरू हुआ था कब, खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था, वही 1918 ईस्वी में। यहाँ पर लिख भी दिए हैं 1917-18 में काल पड़ा, इसके बाद ही क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन शुरू हो गया। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि यहाँ पर गांधी जी आए, और गांधी जी को पता है, गांधी जी की जब शुरुआत किए थे तो बताए थे कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में ही जन्म हुआ था। तो गुजरात में ही जब जन्म हुआ था तो वहीं पर देखिएगा कि गांधी जी मिलते हैं किससे किससे, तो गांधी जी जो मिलते हैं, गांधी जी जो मिलते हैं देखिएगा किससे, गांधी जी मिलते हैं किससे, किससे, एक है महादेव देसाई, किससे मिलते हैं, एक है महादेव देसाई, नरहरि पारिक और वल्लभ भाई पटेल। कौन कौन है, महादेव देसाई, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और एक है आपका सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल, ये सभी से मिलते हैं और इस पर है ना, इस चीज के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और संघर्ष करना क्या करता है, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा बात को, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कहानी की तरह समझिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ याद किए कि खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था, किसानों का आंदोलन, बस बात खत्म, कहा था, गुजरात में हुआ था, है ना। कैसे क्या है ना कारण बना, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, ये सभी मिलकर संघर्ष करना शुरू करते हैं और यहाँ कहा जाता है क्या, बोले किसानों से बोला जाता है कि राजस्व जो है अदा नहीं करना है, मतलब कि जो राजस्व का डिमांड हो रहा है ना, मालगुजारी का जो डिमांड हो रहा है उसको किसानों को नहीं देना है। यानी कि गांधी जी क्या बोले कि किसानों से क्या बोले, किसानों से कहा क्या कि अब जो है कि राजस्व नहीं देना है ना, राजस्व नहीं देना है। अब किस, अब यहाँ जो थे अंग्रेज जो अधिकारी थे या ब्रिटिश सरकार थे, उनका क्या हुआ, हालत खराब हो गया, उनका क्या हुआ, हालत खराब हो गया, क्योंकि इस पर फिर बहुत बड़ा विचार विमर्श होने लगा दोनों के साथ में, है ना। संघर्ष इतना तेज हो गया था कि यहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना, जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, जो भी कहिए, है ना, वो अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला था। आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया था, जब आंदोलन बड़ा रूप ले लिया तो यहाँ के जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी या ब्रिटिश सरकार, उन्होंने गांधी जी से कहा, मिला और कहा कि ठीक है गांधी जी, अब आप जो कहिएगा हम सुनने के लिए तैयार है। बोले ठीक है, यहाँ के जो भी किसान हैं वो राजस्व अदा नहीं करेंगे, उस पर वो मान लिया। कौन, अंग्रेज अधिकारी क्या हुआ, मान लिया, करे ठीक है, नहीं, लेकिन एक शर्त रखा गया, क्या शर्त, शर्त यही रखा गया, शर्त क्या था कि अगर जो देने लायक है, जो जो जिसके पास क्षमता है राजस्व चुकाने का, वो क्या करे, वो राजस्व जो है कि दे, है ना। ऐसे किसान जो समर्थ हैं, है ना, किसके लिए, सरकार को क्या राजस्व देने के लिए वो चुकता कर दे, और जो समर्थ नहीं है वो नहीं दे। समझ में आया बात को, खेड़ा आंदोलन क्या था, यानी कि जो स्वेच्छा से देना चाहता है वो राजस्व दे सकता है ना। इसमें क्या है, शर्त क्या था, जो स्वेच्छा से देना चाहता है क्या, राजस्व, है ना, वो दे सकता है ना, वो दे दे, है ना, वो दे दे, ठीक है। ये निर्णय लिया गया और इसे पर राजी हो गया, और इस तरह से यहाँ पर खेड़ा आंदोलन समाप्त होता है। और खेड़ा आंदोलन के समय में जो महात्मा गांधी थे, तो उसी समय, है ना, जब महात्मा गांधी का काम क्या था, पूरा देश में जहां लगता था कि जाना चाहिए, वहां क्या करते, जहां जहां ये महात्मा गांधी चले जाते थे, तो इसके बारे में महात्मा गांधी को बताया गया था कि देखिए ऐसा ऐसा काम हो रहा, और इसके लिए बुलाया भी गया था। तो बुलाने का काम कौन किया, वहां के एक स्थानीय नेता थे, कहाँ के, खेड़ा के स्थानीय नेता था, जिसका नाम था मोहन लाल पांडा, है ना। खेड़ा के स्थानीय नेता
खेड़ा का स्थानीय नेता का नाम क्या था? मोहन लाल पांडा, है ना? ये क्या किया? ये यहाँ पर किसको? महात्मा गांधी को कहा खेड़ा बुलाया था ना, महात्मा गांधी को यहाँ आने का निमंत्रण दिया था, महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी को, है ना, आमंत्रित किया। कहाँ पे? खेड़ा में। और यहीं पर आने के बाद जो है कि वो अपना जो करना चाहिए वो किए, और इसमें भी क्या हुआ? सफल हुए, है ना? इसमें भी क्या हुआ? सफल हुआ, और इस तरह से आंदोलन को समाप्त कर दिया। यही क्या है? यही खेड़ा आंदोलन है। क्या है? यही क्या है? खेड़ा आंदोलन है। समझा ये बात को? अब इसके बाद एक और आंदोलन शुरू होती है। ऐसे देखिए, ये दूसरा किसान आंदोलन था, लेकिन इस खेड़ा आंदोलन से पहले ही एक आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसका नाम था अहमदाबाद मिल आंदोलन। क्या नाम था? अहमदाबाद का श्रमिक विवाद, एक तरह से कहिए। हम लोग अब उसको पढ़ते हैं, ठीक है? देखिएगा, अहमदाबाद का श्रमिक विवाद। ये भी जो हुआ था, कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी। ठीक, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाएगा, है ना, कि पहले मतलब कि मिलान के क्रम से सजाने के लिए आ जाएगा, चंपारण आंदोलन रहेगा, उसके बाद हो सकता है खेड़ा आंदोलन रहेगा, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन रहेगा, उसके बाद कुछ और आंदोलन रह सकता है। इसमें आप हो जाइए गड़बड़। अब लगेगा कि पहले अहमदाबाद हुआ था कि पहले खेड़ा हुआ था? हुआ था तो दोनों कब? 1918 ईस्वी में ही, है ना? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद जो मिल आंदोलन हुआ था, उसके 7 दिन के बाद ही कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन हुआ था। यानी कि अगर सजाने का क्रम आएगा तो ठीक है, पहले अहमदाबाद को रखिएगा, उसके बाद खेड़ा आंदोलन को रखिएगा। ठीक है ना? समझ आ रहा है बात को? बात को समझिएगा, ठीक है? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखते हैं, है ना? तो चंपारण था, चंपारण आंदोलन हम लोग देख लिए थे। तो चंपारण आंदोलन के पश्चात ही गांधी क्या करते हैं? मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद श्रमिक विवाद में हस्तक्षेप किया, है ना? जब चंपारण आंदोलन क्योंकि चंपारण के बाद ही अहमदाबाद का मिल आंदोलन ये शुरू हो गया था। यानी कि चंपारण से खत्म करने के बाद गांधी जी कहाँ पहुंच जाते हैं? अहमदाबाद। और उस वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता? उनके जो आंदोलन चल रहे थे उसमें वो सहयोग देना शुरू कर दे। आखिर ये अहमदाबाद श्रमिक विवाद क्या था? बताइए, अहमदाबाद श्रमिक विवाद क्या था? तो ये प्लेग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। किससे? तो है ना, प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। प्लेग बोनस को लेकर विवाद, ठीक है ना? प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। यानी कि ये हुआ था कि जो जब प्लेग हो गया था तो मिल मालिक वहां के क्या थे? मतलब कि जो बोनस दिया जाता था उसको समाप्त करने के बारे में सोच रहे थे। जबकि वहां के जो मजदूर थे, है ना, मिल मजदूर थे, उसको कहते थे कि नहीं, ये जो है कि समाप्त नहीं किया जाए, ये क्या कहे, ये जो है कि बना रहे, ये बोनस क्या रहे, ये बोनस हमेशा बना रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो वहां के मिल मजदूर जो मालिक थे, वो क्या कहते थे कि नहीं, इसको समाप्त कर देना है। अब इसी को लेकर क्या हुआ? विवाद हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर देखिएगा कि 1914 में हम देखे थे क्या? प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, शुरू हो गया था। उसके जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया था उस समय महंगाई भी बढ़ गया था, है ना? महंगाई भी, कोई भी युद्ध होगा तो युद्ध होने के, जब जिस देश में वहां पर क्या महंगाई बढ़ना ही बढ़ना, निश्चित है कि महंगाई बढ़ेगा। तो उस समय 1914 में जो युद्ध हो रहा था प्रथम युद्ध, उस समय यहाँ महंगाई बढ़ चुकी थी। तो महंगाई बढ़ गई, उससे भी यहाँ के लोग क्या थे? क्या यहाँ के लोग त्राहि त्राहि माम हो चुके थे, उनकी जो है कि दयनीय स्थिति हो चुकी थी। और दूसरी बात, यहाँ पर जो अहमदाबाद जो विवाद आ गया,
ये और दिक्कत हो गया, क्योंकि बोनस देना बंद कर रहा था, है ना। जब बोनस देना बंद कर तो इससे विवाद उत्पन्न हो गया। बोलो एक तो महंगाई चरम सीमा पर है, उसके ऊपर तुम बोनस देना बंद कर रहा। इसके लिए क्या हुआ कि गांधी जी यहाँ पर क्या किया, इस विवाद को निपटाने के लिए क्या आते हैं। और जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं तो गांधी जी कहते हैं क्या, यहाँ पर निर्णय लिया था कि किसानों को 25% बोनस, सॉरी 35% बोनस मिलना चाहिए। देखिए कौन यहाँ पर किसान कौन आते हैं, यहाँ पर गांधी जी आते हैं, है ना। और गांधी जी क्या कहते हैं कि मजदूरों को, कौन सा मजदूर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अहमदाबाद जो विवाद था वो कभी कभी पूछ देगा कि ये मतलब किसान मजदूर थे या मिल मजदूर थे। मिल मजदूर थे, औद्योगिक मजदूर थे, है ना, जो उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे थे। ठीक है, औद्योगिक मजदूर जो थे उसको कहें कि इसमें वो मतलब वहां के मालिकों से कि 35% इनको बोनस दिया जाए। कितना, मजदूरों को 35% बोनस दिया जाए। 35% बोनस देने के लिए बोला गया, लेकिन ये 35% उन्होंने मिल मजदूर, ये मिल के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि 35% बोनस नहीं देंगे, वो कहे कि मजदूरों को हम 20% बोनस देंगे। कितना, तो 20% बोनस देने के लिए वो कहा कि ये तो बड़ा दिक्कत है, ये बहुत समस्या है। तो दोनों में और संघर्ष क्या हो गया, बढ़ गया। किसमें, मिल मजदूर और मिल के जो कौन, जो ओनर थे, है ना, जो स्वामी थे, उसे क्या, दोनों के बीच क्या हुआ, और संघर्ष बढ़ गया। संघर्ष बढ़ने के कारण, जब संघर्ष बढ़ गया तो महात्मा गांधी ने एक हथियार को अपना लिया। वो हथियार कौन सा था, कौन सा, तो महात्मा गांधी अपना हथियार अपनाए, और ये पहला बार हथियार अपनाए। कौन सा हथियार, तो हथियार का नाम था भूख हड़ताल। क्या नाम था, भूख हड़ताल, है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे। तो महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल जो किए थे अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा यानी महात्मा गांधी जी है ना, पहली बार भूख हड़ताल, पहली बार पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न जो है कि पूछ लिया जाता है। ठीक है, हम पढ़ा रहे ये सोच के कि आपका एक भी प्रश्न, कहाँ से हम पढ़ा रहे जिस पोर्शन से, वहां से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे, क्योंकि रिजल्ट के लिए एक एक प्रश्न, एक एक नंबर बहुत महत्व रखता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई बोलता होगा एक नंबर से मेरा रिजल्ट रुक गया, आपको लगता है एक नंबर से रुक गया, झूठ बोलता होगा। लेकिन जब आपका वही एक नंबर से रुकेगा ना, तब लगे कि हाँ, एक नंबर से भी रिजल्ट रुकता है, पॉइंट से भी रिजल्ट रुकता है। जब बैंक का एग्जाम दीजिएगा तो 0.1 0.2, है ना, 0.001 इस तरह से रिजल्ट रुकता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका रिजल्ट रुक जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पर जो है कि एक नाम था, एक और नाम था जिनका नाम था, इस संघर्ष में गांधी जी को एक मतलब कि मतलब सहयोग किया, उनका नाम था अनुसुईया बेन। क्या नाम था, अनुसुईया बेन। तो अनुसुईया बेन जो था, है ना, अनुसुईया बेन, वो क्या, गांधी जी को इस संघर्ष में सक्रिय योगदान दिया, है ना। गांधी जी को क्या दिए, योगदान दिया, है ना, योगदान। कौन, अनुसुईया बेन, कब, तो अहमदाबाद मिल मजदूर में। ठीक है, श्रमिक विवाद वाला में। ठीक है, क्लियर बात को। और यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल का क्या क्या गठन कर दिएगा, है ना,
एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और ट्रिब्यूनल का गठन करने के बाद ये ट्रिब्यूनल कहती है, मतलब इसको देख, जो 35% और 20% का जो बात चल रहा था, है ना, जो 35% और 20% की जो बात चल रही थी, वो इसी के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन की, जो भी निर्णय लेगा ये ट्रिब्यूनल ही निर्णय लेगा और ये लास्ट निर्णय होगा। तो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और ये ट्रिब्यूनल लास्ट में कहा कि जो यहाँ के मजदूर हैं, तो मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए क्या किया, 35% भुगतान करने के लिए इन्होंने कहा। कितना? तो मजदूरों को 35% बोनस देने को, ठीक है, 35% बोनस देने को कहा। तो हम जानते हैं कि कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंपारण में कितना परसेंट दिया गया था। तो चंपारण में कितना था, यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। चंपारण में कितना मिला गांधी जी ने? 25%, ठीक है। चंपारण में कितना था? 25%। जबकि यहाँ पर अहमदाबाद मिल आंदोलन में कितना दिया गया बोनस के रूप में? तो 35%, ठीक है। कितना दिया गया? 35%। क्लियर? यही था अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन, ठीक है। चलिए, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन हम देख लिए और अहमदाबाद मिल आंदोलन भी देख लिए। अब यहां से बात आती है 1918 के बाद। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय एक एक्ट पारित कर दिया गया था, है ना। उस समय क्या था? एक एक्ट पारित किया गया था और उसी एक्ट को लेकर एक आंदोलन खड़ा हो गया था। समझ में आ रहा बात को? क्लियर? तो आप उसी को बारे में बात को समझ रहे होंगे। कौन सा? उसका नाम है रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट, पता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था, है ना। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 ईस्वी में। कब कब बना था ये? 1919 ईस्वी में। अब इसके पीछे का कारण समझेंगे कि आखिर ये बनाया क्यों गया। मतलब आप लोग को ये जान लेना कि सिर्फ रॉलेट 1919 में बना था, लेकिन ये बना क्यों, इसके पीछे तो रीजन होगा ना बनाने के पीछे। और ये बनाया था कौन? अंग्रेज बनाया था। तो आखिर क्यों बनाया गया? तो देखिएगा कि हमारा चंपारण आंदोलन हो गया था, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया। ये सभी में क्या हुआ? सभी जगह क्या हुआ? भारत की जीत हुई, खास करके महात्मा गांधी की जीत हुई, है ना। अब इसी को देखते हुए अंग्रेज ब्रिटिश शासन क्या देखा? ब्रिटिश शासन देखा कि मेरे विरुद्ध निरंतर क्या हो रहा? निरंतर जो है कि क्या, निरंतर निरंतर क्या हो रहा? असंतोष पैदा हो रहा है मेरे विरुद्ध, है ना। यहीं पर असंतोष देखा कि असंतोष पैदा हो रहा और इसीलिए क्रांतिकारी लोग से निपटने के लिए ही क्या किया? एक एक्ट लाया गया। क्या लाया? एक एक्ट लाया गया और ये एक्ट लाया गया, एक कमेटी का गठन किया गया था इससे पहले। उस कमेटी का नाम था, क्या नाम था? सेडिशन समिति, सेडिशन कमेटी, ठीक है। उस कमेटी का क्या नाम था? सेडिशन समिति नाम था उसका। तो कभी कभी यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सेडिशन समिति, सेडिशन समिति किससे संबंधित है? तो सेडिशन समिति किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट से संबंधित है। किससे? रॉलेट एक्ट से संबंधित है, ठीक है।
इस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? एक क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम पारित किया। कौन सा? क्रांतिकारी अधिनियम अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, पारित किया गया। ठीक है, क्रांतिकारी और राजनीति इसमें था क्या कि ये जो पारित किया गया था, आखिर ये क्या था इसमें लिखा हुआ? इसमें लिखा गया था क्या कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलता है या ब्रिटिश सरकार जिसको चाहेगी उसको क्या करेगा? उसको पकड़ के जेल में डाल देगा। अगेती कौन सा कानून है? और जो जेल में डालेगा वहां पर कहा गया इसके लिए किसी भी वकील को आपको उपयोग नहीं करना है ना? किसी भी वकील का क्या करना है? उपयोग नहीं करना है। अब बताइए वो कैसे छूटेगा बेचारा? वो कैसे छूटेगा? यानी कहा गया कि ये जो है ये कानून जो लाया गया है इसके लिए अगर कोई अगर अगर किसी को पकड़ लेता है वो बिना मतलब के अगर लाए किसको पकड़ना है पकड़ के रख लिया तो इसके खिलाफ ना आप वकील ला सकते न कहीं अपील कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, नहीं दलील कहीं दे सकते हैं। यानी कि ये जो बिल था बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कैसा नियम था? ये जो नियम ये अधिनियम जो था एक्ट कैसा था? बिना वकील का बिना वकील बिना दलील और क्या था? बिना वकील का बिना अपील का और बिना दलील का, है ना? बिना अपील और बिना दलील का, बिना अपील और बिना दलील का ये आपका था, बिना दलील का। मतलब इसके इस कानून के खिलाफ आप ना वकील ला सकते हैं नहीं कहीं पर अपील कर सकते हैं और नहीं कहीं पर दलील दे सकते हैं। पकड़ लिया तो पकड़ लिया जिसको मन चाहे। इसीलिए इस कानून को एक तरीका से भारत के खिलाफ क्या था? एक तरीका से काला कानून था, है ना? क्या था? इस क्या था? काला कानून था। समझ में आ रहा बात को ना? बिल्कुल सही समझिए एकदम। क्यों हुआ किस, है ना? शुरू क्यों हुआ बता दिया, है ना? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ब्रिटिश सरकार देख कि मेरे खिलाफ क्या असंतोष ज्यादा हो रहा, है ना? क्रांतिकारी की जो है ये बढ़ते जा रहा है क्रांतिकारी लोग। अब इसी को रोकने के लिए कहा कि एक ऐसा कानून लाओ एकदम मनमौजी ढंग के कानून, है ना? लाया तो दो कानून पास किया गया था लेकिन एक कानून भारत के लोगों द्वारा विरोध करने पर क्या किया? उसको हटा दिया गया। लेकिन ये एक कानून जो है कि विरोध करने के बावजूद भी क्या किया? इसको नहीं हटाया गया, इसको लागू कर दिया गया था। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? काला कानून कहते हैं। समझा रहा बात को? काला कानून कहते हैं। और यही से शुरू होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही गांधी जी क्या करते हैं? सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। इसके सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी इसी के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना तब ये सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? गांधी जी। किसके विरोध में? तो किसके विरोध में? ये काला कानून के विरोध में। ठीक है, काला कानून के विरोध में ये। ठीक है, मेरा बात को समझ रहे ना? गांधी जी बोले थे इस कानून के बारे में, क्या बोले थे? कि ये अनुचित नहीं है ना? ये बिल्कुल अनुचित नहीं है, स्वतंत्रता विरोधी है ना? इसमें क्या होता है? मूल अधिकारों का क्या होता है? हनन हो रहा है ना? ये व्यक्ति के मूल अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है ना? ठीक है। और इसी को मतलब ये जो कानून आया था इसी को उत्तर देने के लिए क्या किए थे? क्या
यहीं पर कौन सा, यही सत्याग्रह सभा की स्थापना किए थे। और सत्याग्रह का आरंभ कब करते हैं, 6 अप्रैल 1919 को। तो सत्याग्रह का आरंभ कब होता है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्याग्रह आरंभ हो जाता है। और इस सत्याग्रह जो आरंभ होता है, इसमें देखिएगा सत्याग्रह किसके अध्यक्षता में, सत्याग्रह किसके अध्यक्षता में होता है, तो सत्याग्रह सभा की जो स्थापना होती है किसके अध्यक्षता में, तो महात्मा गांधी थे। लेकिन और इसमें जुड़े थे, इसके और भी सदस्य थे, कौन, जमनालाल बजाज थे और शंकरलाल नायर थे। तो कभी कभी यही पूछ देगा कि सत्याग्रह सभा की स्थापना, सत्याग्रह सभा का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सत्याग्रह सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, कौन थे, महात्मा गांधी। यहाँ पर लिखा हुआ था, यही महात्मा गांधी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, है ना, इसके अध्यक्ष थे। लेकिन यहीं पर देखिएगा, यहीं पर देखिएगा एक और हम लोग लेते हैं सत्याग्रह सभा। तो इसमें और कौन कौन जुड़े थे, जमनालाल बजाज और शंकरलाल बैंकर, क्या थे, जमनालाल बजाज और शंकरलाल, और क्या थे, जमनालाल बजाज थे, एक शंकरलाल बैंकर थे ना, शंकरलाल बैंकर, शंकरलाल बैंकर थे। ठीक है, शंकरलाल बैंकर, ये किसके साथ जुड़े, तो सत्याग्रह सभा के साथ जुड़ गए। और जो 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था, है ना, उसके साथ, उससे पहले क्या हुआ कि 30 मार्च, याद रखिएगा, है ना, 30 मार्च, 30 मार्च को क्या हुआ कि एक नाम था, जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, क्या नाम था, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद ने क्या क्या, एक आंदोलन शुरू कर दिया 6 अप्रैल से, अप्रैल से पहले ही एक क्या थे, स्वामी श्रद्धानंद आंदोलन क्या किए, शुरू कर दिए, किसका, इसी का विरोध करने के लिए। और जब विरोध करना शुरू कर दिए, इसका विरोध करना शुरू किए, तो उस समय दिल्ली में लमसम 5 लोगों का, है ना, 5 लोगों की मृत्यु, मतलब कि 5 लोगों को गोली मार दिया अंग्रेजों के द्वारा। 5 लोगों की जब गोली मार दिया गया, कहाँ पे, दिल्ली में ही शुरू किए थे ना, ये स्वामी श्रद्धानंद शुरू किए थे, कहाँ, दिल्ली से, है ना, दिल्ली से शुरू किए थे। और इस समय 5 लोगों, क्या हुआ, 5 लोगों को गोली मार दी। कौन, 5 लोग गोली कौन मारा, कौन मारा, अंग्रेज, है ना। इतना ही नहीं, यहाँ पर लाहौर और पंजाब में भी इस तरह की चीजें देखने लगा, वहां पर भी यही हाल हुआ। अब विरोध क्या हुआ, धीरे धीरे विरोध और क्या हो गया, बढ़ गया, धीरे धीरे क्या हुआ, विरोध बढ़ते चला गया। और जब विरोध बढ़ते चला गया, तो यहीं पर कहा जाता है कि देशव्यापी हड़ताल करने की बात कहा जाता है। तो पहली बार जो देशव्यापी हड़ताल हुआ था देश में, है ना, उसको याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो पहली बार जो देशव्यापी हड़ताल हुआ था, कब हुआ था, 6 अप्रैल को। कब प्रस्तावित, कब निर्धारित किया गया था, तो 6 अप्रैल को। तो पहली बार देशव्यापी हड़ताल कब, 6 अप्रैल, है ना, 1919 को पहली बार कब हुआ था हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और जब यहाँ पर जब हड़ताल हुआ, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा था, सब जगह प्रभाव नहीं पड़ा था। जैसे कोलकाता, मुंबई, है ना, आपका दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर में पड़ा था, लेकिन पूरे जो मेन शहर था वहां पर छोटे छोटे एरिया में ही था, इसका प्रभाव पड़ा था, छोटे छोटे एरिया में पड़ा। अगर इसका प्रभाव उस टाइम भी पड़ जाता ना, बहुत बड़ी हो जाती बात रहती, लेकिन पूरा प्रभाव नहीं पड़ा, सब जगह छोटे छोटे एरिया में ही सिर्फ क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। ठीक है, बात को समझ में आ रहा, बात को समझिए, बिल्कुल कहानी की तरह समझा रहे हैं। और जो कहानी बता रहे हैं उसको सिर्फ कहानी सुनिएगा,
तो वही सब चीजों में से आपका प्रश्न का उत्तर दिखाई देगा, और जो मेन मेन चीजें होती है उसको हम लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात को? उसके बाद देखिएगा कि 9 अप्रैल 1919 को, कब? 9 अप्रैल 1919 को कौन? स्वामी श्रद्धानंद और सतपाल, है ना, स्वामी श्रद्धानंद और सतपाल, कब? 9 अप्रैल 1930 को। कौन? स्वामी स्वामी श्रद्धानंद और क्या नाम था? सतपाल, है ना, सतपाल। सतपाल मल्लिक मत याद रखिए, इन्हें कि सतपाल मल्लिक याद रखे, डॉक्टर सतपाल। डॉक्टर सतपाल जो थे, है ना, क्या हुआ? इनके निमंत्रण पर गांधी जी कहाँ आते हैं? तो हरियाणा। इनके निमंत्रण पर, है ना, इन्हीं के निमंत्रण पर गांधी जी हरियाणा पहुंचते हैं। हरियाणा पहुंचते हैं। लेकिन जब हरियाणा पहुंचते हैं, तो जब हरियाणा पहुंचने के बाद ही, जब हरियाणा पहुंचते हैं, तो हरियाणा पहुंचने के साथ ही क्या होता है कि पंजाब, है ना, पंजाब में वो जाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब में उनको क्या करता है? गिरफ्तार। इस तरह से और संघर्ष क्या होता? तेज हो जाता है। अब इस तरह के संघर्ष जब अंग्रेज देखता कि संघर्ष और तेज हो गया मेरे विरुद्ध, तो इसका हालत खराब हो गया अंग्रेज का। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, इसका तो हालत खराब हो गया। तो जब हालत खराब हो गया, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या किया कि पंजाब में तो पकड़ा, पंजाब में पकड़ा, लेकिन पंजाब में छोड़ा नहीं। कहा? तो मुंबई में ले जाकर इसको छोड़ा। महात्मा गांधी को मुंबई में ले जाकर छोड़ा गया। सोचिए क्यों? क्योंकि डर था कि यहाँ पर अगर रखेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, संघर्ष और बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए वो डायरेक्ट वहां से उठाया और कहाँ लेके चला गया? मुंबई लेके चला गया। और मुंबई में जाके क्या करता है? मुंबई में महात्मा गांधी को छोड़ देता है। ठीक है, मुंबई में महात्मा गांधी को छोड़ देता है। लेकिन वहीं पर देखिएगा कि एक नाम था, क्या? एक नाम था आपका माइकल ओ डायर। क्या नाम था? माइकल ओ डायर। याद रखिएगा, 9 अप्रैल के ही बात बता रहे हैं, माइकल ओ डायर, है ना, 9 अप्रैल के ही बात बता रहे हैं। सॉरी, ये आपको 1930 बार बार लिखा है, 1919 1919 19 अप्रैल 1919 को, है ना। यहाँ पर देखिएगा माइकल ओ डायर, क्या नाम था? माइकल ओ डायर। दो नाम आता है ना, एक जनरल डायर है, एक माइकल ओ डायर है। दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। तो आज हम उस चीज को क्लियर करेंगे। ये माइकल ओ डायर था, तो माइकल ओ डायर क्या क्या? माइकल ओ डायर के आदेश पर ही क्या क्या? पंजाब के 2 स्थानीय नेता, है ना, माइकल ओ डायर के आदेश पर ही, आदेश पर ही क्या क्या? पंजाब के 2 नेता, पंजाब के 2 स्थानीय नेता, कौन? एक का नाम था सतपाल, नाम था जो आपकी जो बताए हैं, और एक का नाम था तो क्या? सैफुद्दीन किचली। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचली, है ना, सैफुद्दीन किचली। और एक का नाम था क्या? एक का नाम था आपका डॉक्टर सतपाल। क्या नाम था? डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सतपाल। दिख रहा है? दिख रहा है? चल, ठीक है। एक का नाम क्या था? सैफुद्दीन कुचली था, और एक का नाम का क्या था? डॉक्टर सतपाल। इसको क्या किया गया? इसको गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, इसको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी घटना को, इसी घटना के पश्चात जो है कि जनता क्या हुआ? एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। क्या निकाला? एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। और शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के क्रम में क्या हुआ? देखिएगा कि अगला ही दिन 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 को क्या किया? वहां वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जो है ना, वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। जिसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारी क्या हुए?
मारा गया। कब? 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश दिया। और इस गोलीबारी में बहुत यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है मारे गए। ठीक है, और फिर प्रदर्शन को और कर दिया गया। प्रदर्शन रुकता नहीं था। जितना भी अंग्रेज कुशासन कर ले, लेकिन प्रदर्शन रुक यहाँ के क्रांति नहीं रोकते थे। ठीक है, प्रदर्शन को और तेज कर दिया गया। और प्रदर्शन जैसे ही तेज हुआ तो वहां पर पंजाब में क्या हुआ, क्योंकि पंजाब के यहाँ स्थानीय नेता दोनों थे, तो पंजाब में क्या हुआ कि क्या मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब में क्या क्या मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है ना। पंजाब में मार्शल लॉ क्या क्या लागू कर दिया गया। और ये मार्शल लॉ जो लागू किया गया, वहां का उस समय जो ब्रिगेडियर थे, क्या नाम था? जनरल रेजिनोल्ड डायर। क्या नाम था? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर। कर्नल रेजिनोल्ड डायर था, वहां का ब्रिगेडियर था। और इसी को जिम्मेवारी सौंप दिया गया कि इस जो लागू हुआ मार्शल लॉ, इसको तुम देखभाल करो, है ना। इस मार्शल लॉ को कोई नहीं तोड़ पाए। तो जनरल रेजिनोल्ड डायर, या तो आर डायर कभी बोल देगा, या तो सिर्फ जनरल डायर लिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, मार्शल और डायर था, एक है जनरल डायर था। तो जनरल डायर ब्रिगेडियर था, है ना। उसको क्या क्या मार्शल लॉ को देखना था। और यहीं पर देखिएगा कि जो मार्शल लॉ जो लागू गया था, लेकिन फिर भी विरोध कम नहीं हुआ, क्योंकि ये नीति ही बहुत बेकार था। काला कानून था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला था। सोचिए, कभी भी किसी को क्या कर सकता है? पकड़ सकता है ना। कभी भी किसी को क्या कर सकता है? पकड़ सकता है। तो इसके विरोध में क्या हुआ? इस नीति के विरोध में एक डेट रखा गया कि कब? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा एक डेट चुना गया। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 का एक डेट चुना गया। ठीक है, देखिए कहानी को पूरा बढ़िया से समझिए और देख रहे हैं कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ बता दे रहे हैं बस हो गया। पूरा कहानी को एक तरह से हम समझा रहे हैं, और उस कहानी को बिल्कुल बढ़िया समझिए। और अगर कहानी लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो पॉइंट है, जो एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, वो हम बोर्ड पर आपको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, उसको कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा। आपको पता है कि एनटीपीसी का 16 सितंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों है। और आपको पता है कि ये संस्थान कैसी संस्थान है? भारत का नंबर 1 संस्थान, है ना। आपका विश्वासी संस्थान, इससे कोई विश्वासी है? सबसे पुराना संस्थान, जो कहना है इसके बारे में कह सकते, है ना। ठीक है, यहाँ एक कहा गया कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन था। उसमें कहा गया कि शांतिपूर्ण सभा करने का मतलब कि आयोजन करने का एक क्या हुआ, सोचा गया। एक दिन रखा गया, है ना। कहाँ पर? ये बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन, है ना। शांतिपूर्ण, बस तो यहाँ पर ये कोई बात नहीं, आप लोग देख रहे होंगे हम इशारा कर रहे हैं, कुछ बातचीत हो रहा था आपस में। ठीक है, कोई बात। यहाँ पर ठीक है, तो जालियांवाला बाग, है ना। मतलब कि यहाँ पर एक क्या होता है, एक आयोजन का निर्णय लिया था कि शांतिपूर्ण हम लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करें। खास करके जो पंजाब के जो स्थानीय नेता थे सतपाल मलिक, और कौन थे? सफीदुल किचली। उनका भी क्या किया गया? उनको क्या किया गया था? उनको बिना मतलब को पकड़ लिया गया था, है ना। तो इसी तरह सबको पकड़ लेगा।
तो इसी कारण क्या हुआ, एक शांतिपूर्ण कहाँ पे, तो कहाँ पे, अमृतसर में, कहाँ पे, अमृतसर में आयोजन करना, अमृतसर में, है ना, अमृतसर में आयोजन रखा गया। और ये अमृतसर में जो आयोजन रखा गया, है ना, ये यहाँ पर एक तो पहले से ही क्या था, पंजाब में मार्शल लॉ लागू था, लेकिन ये सभी को जब एक लेटर गया था, है ना, एक लेटर गया था कि आपको यहाँ पर आयोजन नहीं करना है, क्योंकि मार्शल लॉ लागू था। लेकिन ये कुछ लोगों को ही पता था, लेकिन जब निर्णय ले लिया गया तो इस निर्णय को क्या किया, पूरा करने का उद्देश्य था, लेकिन सभी को नहीं बताया गया था इस बात को। और उस सभा में लोग शामिल हुए, लेकिन जब सभा में चेतावनी भी दिया गया था कि करोगे तो कुछ ना कुछ हम करेंगे, लेकिन चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें जो है कि शांतिपूर्ण आयोजन हो रहा था। उसी समय कौन, यही जनरल डायर आकर क्या करता है, गोली चलवा देता है। तो कभी कभी पूछे कि गोली कौन चलवाया था, तो जनरल डायर कहा, है ना, गोली चलवाता है, और उसी को नाम दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या नाम है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, इसी कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 19 मार्च 1919 को, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, यहीं पर लिखते हैं, पारित कब किया गया था, तो 19 मार्च 1919 को। ठीक है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। समझ में आ रहा है बात को, समझ में आ रहा है। अब इसके लिए जो है कि ये जो घटना घट गया, अब इसके लिए क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया, है ना। क्या नाम था उसका, उसका जो नाम था, एक कमेटी का मतलब उसकी जो अध्यक्षता किया गया था, किसका था, हंटर, एक लॉर्ड हंटर। क्या नाम था, लॉर्ड हंटर। तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में ही, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या किया गया, हंटर कमेटी का गठन किया गया था, है ना, हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे, इसमें जो सदस्य थे टोटल 8 सदस्य, कितने थे, तो टोटल 8 सदस्य थे। 8 सदस्य में, इसमें ध्यान रखिएगा, 8 सदस्य में 5 सदस्य क्या थे, 5 जो थे अंग्रेज, अंग्रेज थे, और 3 क्या थे, 3 हमारे भारतीय थे। तो कभी कभी यहाँ से पूछ देता है, जो 3 भारतीय थे, ये 3 भारतीय में कौन कौन भारतीय शामिल थे, जो 3 भारतीय थे उसमें सर चीमनलाल सीतलवाड़, कौन थे, सर चीमनलाल सीतलवाड़, सीतलवाड़, है ना, सीतलवाड़। और एक और, है ना, 2 और कौन थे, एक थे साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा, साहबजादा सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। और एक और थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, उनका नाम जगत नारायण था। उनका नाम क्या था, जगत नारायण, उनका नाम क्या था, जगत नारायण था। ठीक है, उनका नाम क्या था, जगत नारायण था। समझ आ रहा बात को, बिल्कुल। तो ये यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जो हंटर कमेटी का गठन किया गया था, है ना, उसमें कितने, 8 सदस्य में 3 भारतीय थे, वो 3 भारतीयों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। ये 3 को आपको याद रखना होगा, 3 को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और इस समिति ने 1920 में क्या किया, इस समिति ने क्या किया, 1920 में रिपोर्ट, रिपोर्ट सौंपती है। और रिपोर्ट में कहा गया, रिपोर्ट में क्या क्या, रिपोर्ट में कहा गया कि जो किया वो क्या किया, आप ठीक नहीं किया। जो जो ये जनरल, जो ये जो थे, वो जनरल डायर जो गोली चलवाया, वो ठीक नहीं किया, लेकिन फिर भी कहा कि जो करना चाहिए था उस समय वो काम किया, क्योंकि वो जरूरत थी, इसलिए वो किया। जब ये जनरल डायर कहा जाता है, जब जनरल डायर लंदन पहुंचता है, इसके स्वागत में एक भाषण रखा जाता है, एक हॉल में। ठीक है, एक हॉल में भाषण रखा जाता है। ठीक, वहां पर भाषण इसका होता है, भाषण देकर स्वागत किया जाता है ना। और इनको एक उपाधि दिया जाता है जिसका नाम क्या था, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड
ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की क्या क्या था, उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। किसको? उपाधि से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किया जाता है तो किसको क्या जाता है? वो जनरल डायर को। किसको? जनरल डायर को। ठीक है, ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि जनरल डायर को कौन सा उपाधि, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दिया गया था। ठीक, चलिए ठीक है। और इसी के बाद ही भारत के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा भी एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का जो नाम है, उस समिति का नाम है तहकीकात समिति। तहकीकात समिति। और ये तहकीकात समिति भारतीय लोगों के द्वारा, है ना, भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा गठन किया जाता है एक समिति, तहकीकात समिति। और ये जो तहकीकात समिति गठन किया गया था, इस ये जो तहकीकात समिति गठन किया गया था, उसका किनके अध्यक्षता में? उनका नाम था मदन मोहन मालवीय, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, है ना। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात समिति के गठन किया गया था। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन शामिल थे? इनमें अन्य सदस्य जो थे, अन्य सदस्य कौन कौन शामिल थे, याद रखिएगा। एक तो महात्मा गांधी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और कौन थे? सी आर दास थे, एम आर जयकर थे, है ना। सी आर दास, एम आर जयकर, ठीक है, एम आर जयकर थे। और कौन थे? अब्बास तैयब जी। कौन थे? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी, ठीक है, अब्बास तैयब जी, ठीक है, तैयब जी। ये क्या थे? अन्य सदस्य थे। इन्होंने कहा कि जो जनरल डायर जो दिया गया है, मतलब कि कौन सा, हंटर आयोग के द्वारा, वो ठीक से वो जो देना चाहिए रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं दिए। और पता है कि जलियांवाला हत्याकांड में करीब करीब कितना, हजारों लोग वहां पर मारे गए थे, है ना। हजारों लोग को निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक चारों तरफ से दीवार था, है ना, उसमें निकलने का मात्र एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ता पर खड़ा होके लोगों को भून दिया था। सोचिए, निकलने का रास्ता भी नहीं था, मेन रास्ता पर जनरल डायर क्या था, खड़ा हो गया था। ठीक है, इसी के लिए आप देखिएगा, इसी का बदला लेने के लिए उद्धम सिंह, है ना, उद्धम सिंह लंदन चले जाते हैं। और लंदन जब जाते हैं उद्धम सिंह, वहां पर एक बुक, है ना, जहां पर एक मतलब सम्मेलन होना रहता है ना, वक्तव्य देना होता है एक हॉल में। वहां पर क्या नाम था? लंदन के कैक्सन हॉल में। क्या नाम था? लंदन के कैक्सटन, है ना, कैक्सटन, कैक्सटन, कैक्सटन हॉल में है। वहां पर एक भाषण देना होता है। वहीं पर जो है कि उद्धम सिंह किसी तरह से पहुंच जाते हैं लंदन के कैक्सटन हॉल में, है ना, बुक के अंदर रिवॉल्वर रख के। और वहां पर जैसे ही आता है कौन, डायर, उसको गोली मार देते हैं। जबकि वो मारने किसको गए थे? वो सोचे कि जो जलियांवाला हत्याकांड में जो काम किया उसको मारने गए थे। किसको? जनरल डायर को। लेकिन वहां पर जो मृत्यु हुई किसको, तो ये जो गोली किसको लगा, तो गोली जो लगा किसको, माइकल ओ डायर को। माइकल ओ डायर को लगा था। माइकल, उनको पता नहीं था कि ये जनरल डायर है कि माइकल ओ डायर है। तो माइकल ओ डायर को गोली लगा था कब? 13 मार्च 1940 को। कब? ये गोली कौन? उद्धम सिंह। कौन थे? उद्धम सिंह, है ना, उद्धम सिंह गोली मारा, है ना। कब? तो 13 मार्च, 13 मार्च 1940 को। तो याद रखिएगा कि उद्धम सिंह कब गोली मारा माइकल ने, तो 13 मार्च 1940 को। अब बता, अब होगा कि जनरल डायर की किससे मृत्यु होगी, तो जनरल डायर की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। 1927 में ही लमसम में जनरल डायर की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण? वो हार्ट अटैक वगैरह यही सब के कारण उसका पहले ही मृत्यु हो गया था। लेकिन उद्धम सिंह को ये चीज के बात पता नहीं था, क्योंकि बहुत पहले ही वो लंदन जा चुके थे, है ना। किसी तरह, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी थे, उनका कोई नहीं था। माँ उनके
पूरे परिवार पहले ही मर चुके थे, भाई के पास रहते थे, लेकिन भाई भी क्या हुआ, तो भाई बचे, भाई भी मर गया, लेकिन लास्ट में ये अनाथालय में रहते थे। अनाथालय से क्या किए, उन्होंने वहां से निकला और क्रांतिकारी में क्या हुआ, क्रांतिकारी एक बन गए, और इसी का बदला लेने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का ही बदला लेने के लिए वो कहा, लंदन पहुंच गए थे। वहां पर एक गाड़ी उड़ी लिए, वहां पर घूमना उमना शुरू किए, बंदूक उन्दूक की व्यवस्था किए, और लास्ट में क्या हुआ, 13 मार्च 1940 को माइकल और डायर को गोली मार दिए। इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग सब कुछ समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी तरह से एक क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। ठीक है, जय हिंद।